आप 25 साल के हो या 55 साल के, आप 30 साल की हो या 45 साल की, हर हिंदुस्तानी के लिए अहम खबर। सरकार ने आपके बुढ़ापे का प्लान बना लिया है। अगर आप बुढ़ापा अच्छी तरह गुजारना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर देखना जरूरी है। हर हिंदुस्तानी की पेंशन स्कीम पर फैसला हो गया है। क्या आपको मालूम है कि रिटायर होने पर आपको क्या मिलेगा? आपकी जिंदगी भर की कमाई 3 गुना बढ़ेगी या फिर डूबेगी? जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके हाथ कितना रुपया आएगा? जी हाँ, कल लोकसभा ने पेंशन बिल पास कर दिया है, इसलिए कुछ नए सवाल खड़े हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम को लोकसभा की सहमति मिल गई। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन के पूरे सिस्टम पर नजर रखेगी। लेकिन ये न्यू पेंशन बिल है क्या? नई पेंशन स्कीम से आपको कितना फायदा होगा? आज 3 बड़े एक्सपर्ट्स आपको इस नई स्कीम के बारे में बताएंगे। हमारे साथ मुंबई से इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हर्ष रुंगटा जी हैं। स्टूडियो में बैंकिंग एक्सपर्ट वीके सोनी साहब हमारे साथ होंगे। आरके गुप्ता साहब स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, जो आपको नई पेंशन स्कीम की बारीकियों के बारे में समझाएंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में बुधवार को पेंशन बिल पास कर दिया है। पिछले 9 साल से अटके पड़े पेंशन बिल को सरकार ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लोकसभा में पास करा लिया। हम आपको बताते हैं कि हर नौकरी पेशा की जिंदगी पर असर डालने वाले इस पेंशन बिल की जरूरत क्यों पड़ी और पेंशन बिल में खास क्या है। दरअसल डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम की वजह से सरकार पर पेंशन की लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। इस सिस्टम के तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर पेंशन भुगतान किया जाता है। 2004 में ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम के मुताबिक हो गया, जिसमें कर्मचारियों को उनकी अर्निंग से ही रिटायरमेंट के लिए बचत करनी पड़ती है। डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम को खत्म करने के बाद न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस शुरू किया गया। ये सिस्टम जनवरी 2004 के बाद से सरकारी नौकरी शुरू करने वालों के लिए था। इसके साथ ही पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया गया, ताकि वो इस स्कीम पर निगरानी रख सके। लेकिन अब सरकार पीएनएस को प्रीमियर रिटायरमेंट रेमिट सेविंग स्कीम के तौर पर लाना चाहती है, इसलिए पेंशन बिल पेश किया गया। न्यू पेंशन स्कीम में आपका अलग पेंशन अकाउंट होगा। नौकरी बदलने पर अकाउंट बदलने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना फंड मैनेजर चुन सकते हैं और बदल भी सकते हैं। साल 2004 के जनवरी महीने के बाद रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत आते हैं। पेंशन बिल से पेंशन सेक्टर में पीएफआरडी को वैधानिक शक्ति मिलेगी। बाजार में शुद्ध पेंशन प्रोडक्ट आएंगे, जैसे अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट आते हैं। अभी तक ज्यादातर पेंशन फंड इंश्योरेंस से जुड़े होते हैं। पूरा पेंशन सेक्टर एक रेगुलेटर के तहत आ जाएगा। सरकार को बड़ा वित्तीय फायदा होगा। पैसे का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है। पहले हर महीने एक फिक्स राशि पेंशन के तौर पर मिलती थी। अब पेंशन कर्मचारी की तरफ से न्यू पेंशन स्कीम में जमा किए फंड के रिटर्न के आधार पर मिलेगी। सरकार ने 1 मई 2009 को एनपीएस लॉन्च की है। इसे 18 साल से 60 साल के बीच का कोई भी कर्मचारी ले सकता है। फिलहाल इस योजना के कुल ग्राहकों की संख्या 52 लाख से ज्यादा है और कुल जमा फंड 34,965 करोड़ है। बिल के कानून बनने के बाद सरकार आम आदमी की पेंशन का रुपया शेयर बाजार में लगा सकेगी। मतलब साफ है, सरकार इस बिल के फंड से अपने पैसे की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकेगी।
एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशनर का पैसा कैपिटल मार्केट में लगाया जाएगा। मतलब मार्केट चढ़ेगा तब पेंशनर को फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरा तो पेंशनर को नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। पेंशनर पेंशन खाते से पैसे निकाल सकेगा। इसके लिए पेंशन निकालने की वजह बतानी होगी। कितनी बार और कितना पैसा निकाल सकेंगे, इसकी सीमा भी तय होगी। एनपीएस के सदस्यों के लिए न्यूनतम रिटर्न सुनिश्चित होगा। पेंशनर सरकारी बॉन्ड्स और दूसरे फंड में भी निवेश कर सकेगा। आपको पता होगा सरकार कहां लगा रही है आपका पैसा। पेंशन बिल आने से पेंशन बाजार में पेंशन प्रोडक्टर बढ़ेंगे। पेंशन स्कीम में 26% विदेशी निवेश होगा। इंश्योरेंस में एफडीआई की लिमिट बढ़ाई जाएगी तो पेंशन सेक्टर की लिमिट भी बढ़ाई जाएगी। चलिए, रुंगटा साहब और गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी आप दोनों से एक दरखास्त होगी कि हम जो भी बात करें बिल्कुल आम आदमी के शब्दों में बात करें, ताकि बहुत आसानी से लोग समझ पाएं और इस पेंशन की नई स्कीम को, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसकी बारीकियां जान लें। गुप्ता साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। पेंशन को लेकर सबसे बड़ी धारणा हमारे देश में यह है कि पेंशन केवल सरकारी आदमी को मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में पेंशन नहीं है। इसके लिए लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां या कई और प्राइवेट ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसी स्कीमें निकालती हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो नई स्कीम लाई गई है, इसका लाभ आम आदमी को कैसे मिलेगा? गुप्ता साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये जो डाउट है कि पेंशन स्कीम खाली सरकारी मुलाजिमों को मिलती है, ये गलत है। एलआईसी की सुपर एन्युएशन पॉलिसीज हैं और मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को सुपर एन्युएशन की फैसिलिटीज देते हैं। तो उसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये पेंशन की स्कीम अभी भी अवेलेबल है। जो नई पेंशन स्कीम आ रही है उसमें अपने बेनिफिट्स हैं और डेफिनेटली इसमें मेजर बेनिफिट भारत सरकार को मिलेगा, क्योंकि उनकी जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एक वरीसम क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि इसमें से काफी पैसा परसेंटेज जो पेंशन फंड का होगा वो इक्विटी मार्केट में लगेगा। हम पिछले 2 सालों में 3 सालों में जो इक्विटी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस देखा है उसको देखते हुए लगता है कि शायद इक्विटी में अगर परसेंटेज कम रहे तो पेंशनर्स को फायदा रहेगा। अगर इक्विटी में परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो मेरे ख्याल में पेंशनर को नुकसान भी हो सकता है। रुंगटा साहब, मेरा यही सवाल आपसे भी होगा। इससे आम व्यक्ति को देश के फायदा हो रहा है? बुढ़ापे के लिए जो वो पैसा जमा कर रहा है पेंशन के लिए, क्या वो पैसा रिस्क में पड़ने जा रहा है या उसको ज्यादा बेहतर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उसके लिए ज्यादा विकल्प खुलेंगे? खैर, ये जो एंटायर नेशनल पेंशन सिस्टम है, नाम चेंज हो गया, न्यू पेंशन सिस्टम से उन्होंने अब उसको नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया है। तो ये जो है ये पेंशन का उस भाग जिसमें हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं एक रकम बनाने के लिए, जिसमें से पेंशन मिलेगा, उस पार्ट को कवर करती है। पीएफआरडीए भी उस पार्ट को कवर करेगा। तो उसके लिए ये नेशनल पेंशन सिस्टम लागू है। मेन चीज इसमें ये है, अब इक्विटी में फायदा होगा नुकसान होगा ये तो समय बताएगा। अगर हम पास्ट में देखें तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने कभी नुकसान नहीं दिया है। 2 चीजें हैं, एक तो चॉइस कंज्यूमर के हाथ में आ गई है। जो सब्सक्राइबर है वो चूज कर सकता है अप टू 50% वो इक्विटी में जाए। अगर वो नहीं वो रिस्क लेना चाहता तो 0 भी कर सकता है। अब चॉइस एज अ कंज्यूमर मेरे हाथ में आ गई, न कि और किसी के हाथ में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, 50% वैसे भी मैक्सिमम है, उसके आगे तो डेट में ही जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कॉर्पोरेट डेट में। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रावधान है ये। अल्टीमेटली चॉइस कंज्यूमर को मिलना बहुत जरूरी है। अगर एक्स का ये व्यू है कि इक्विटी रिस्की है तो वो 0 कर ले, जिसका व्यू है कि इक्विटी में अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं लॉन्ग टर्म पे
वो 50% कर आपने जो बात कही, यही बात सूरी साहब के पास ले जा रहा हूं। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। सूरी साहब, स्वागत है आपका भी। जो बात अभी रुंगटा साहब ने कही, जिस देश में, हमारे देश में ओल्ड एज के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा ऐसे बड़े प्रावधान नहीं है। पेंशन एक ऐसा सिस्टम था जिससे सस्टेनेबिलिटी एक आम आदमी की बढ़ती है ओल्ड एज में, जब उम्र ज्यादा हो जाती है, आदमी रिटायर हो जाता है। जो वो कह रहे हैं विकल्प बढ़ेगा, आम आदमी के हाथ में ये अधिकार देना कि आप ये खुद फैसला कीजिए कि आप अपना पैसा मार्केट में कितना लगाना चाहते हैं, कितना आप डेट में लगाना चाहते हैं, ये रिस्क बढ़ा रहा है विकल्प के नाम पर, या अच्छा है उस आदमी के लिए? नहीं, देखिए, ये स्कीम जो है, पहले जो चल रही थी स्कीम, उसमें यही एक दुविधा थी कि पैसा जो है वो रिस्क लगता था आदमी को कि मेरा पैसा मुझे वापस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा वापस। उसको देखते हुए ये बिल को पास किया गया है कि इसमें कुछ सिक्योरिटी की, लोगों को कुछ सिक्योरिटी की भावना आए उनमें, और उनको लगे कि मेरा पैसा जो मैं इस फंड में इन्वेस्ट करूंगा वो कुछ हद तक सिक्योर्ड रहेगा और मुझे रिटर्न मिलेगा। जैसे इसमें अभी ये प्रोविजन किया गया है कि आपको कुछ पैसा जो है वो वापस एश्योर्ड रिटर्न होगा आपका, और उसके बाद आपका पैसा एन्युटी में जाएगा। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे ये कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हुआ कि गवर्नमेंट अपने पैसा भी, जितना आपका 10% कटेगा वो भी 10% कंट्रीब्यूट करेंगे जी। लेकिन ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, एक सोशल सिक्योरिटी का जो हम नाम लेते हैं ओल्ड एज के लिए, जैसे यूएसए वगैरह में है, वहां मैंडेटरी है जी कि आपको करना है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। यहां पर हमारी गवर्नमेंट दे हैव फेल्ड टू क्रिएट दिस, कि उसमें एक सिक्योरिटी के लेवल को इंक्रीज करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्कीम, जो आदमी एक इन्वेस्ट करेगा, अपना पैसा लगाएगा, सपोज वो 1000 रुपया लगाया था, तो उसके साथ कुछ पैसा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो 1000 रुपया लगाते हैं, 10% के पीछे 10% जमा कराते हैं जी। तो यहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वर्कर्स के लिए, जो कि 12% अभी तक हमारे किसी भी उसमें आते हैं स्कीम के अंदर, तो उनके लिए कुछ अगर प्रोविजन किया जाता है कि 100% नहीं, अगर 1000 रुपया लगाए तो 1000 रुपया नहीं, 1000 की जगह चलिए आप 500 रुपया, 200 रुपया कहीं से आप शुरुआत करते कि ये हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा, वो नहीं है, तो वो लैकिंग है, जिसकी वजह से लोगों में जो इंटरेस्ट एक क्रिएट करना की कोशिश की जा रही है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है अगर ऐसा। चलो ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, जिन विकल्पों की बात हो रही है, विकल्प किस किस शक्ल में आपके सामने आएंगे और कब तक, यानी इस स्कीम का लाभ आप कब तक उठा पाएंगे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर। हम बात कर रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम के बारे में, जिसे अब नेशनल पेंशन स्कीम कहा जा रहा है। कल ये बिल लोकसभा में पास हुआ है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता साहब, दो बातें अहम रह गई बात करने के लिए। क्या इसका फर्क एक आदमी के हाथ में तनख्वाह कटने के, तनख्वाह से जो भी कुछ कटता है, उसका पीएफ कटता है, टैक्स कटता है, जो इन हैंड जो उसके हाथ में आती है पैसा, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? डेफिनेटली देखिए, 2004 से पहले जब ये एनपीएस स्कीम आई नहीं थी, उसके पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन मिलती थी, उसका पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन था वो सरकार करती थी। अब जो नई पेंशन स्कीम है, इसमें इंडिविजुअल एम्प्लॉय से 10% जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10% उनकी तनख्वाह से कटेगा, 10% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो मेरा ये मानना है कि ये एडिशनल 10% डिडक्शन से जो आपकी कैरी होम सैलरी है, या जो हम जिसको डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, उस पर इम्पैक्ट आएगा। ये ध्यान रखिए कि यंग एज में जब आप अपना कैरियर शुरू करते हैं, उस समय इनिशियली आपको बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, फैमिली को सेटल करना होता है, बच्चों की एजुकेशंस होती हैं, उनकी मैरिजेस होती हैं। उस समय जो है, अगर आपकी जो कैरी होम सैलरी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो डेफिनेटली एक परेशानी का सबब। लेकिन ये केवल सरकारी कर्मचारी, खाली सरकारी कर्मचारी, केवल 12% जो लोग हैं, 12% जो वर्कफोर्स है, ये उसको एप्लीकेबल हो रहा है। और इस स्कीम को बनाया जा रहा है एक वाइडर स्पेक्ट्रम में, एक बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके लिए इसको लागू किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिनकी की जेब अभी कह रहे हैं कि हल्की हो जाएगी, उनको तो गवर्नमेंट भी 10% देगी। एक इंडिविजुअल को, आपको, मेरे को जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है जी। हम अपना कॉर्पस खुद इकट्ठा कर रहे हैं, अपना फंड खुद इकट्ठा कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। सरकार का कंट्रीब्यूशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, एक सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करने की बात है,
ओल्ड एज के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक इंडिविजुअल के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? 12% वर्कफोर्स के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है, बाकी वो ऑलरेडी अच्छे प्लेस्ड हैं। ये उनके लिए किया जा रहा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, प्लेस नहीं है, रिक्शा पुलर है, एक स्कूटर चलाने वाला है, एक वर्कर है, मिस्त्री है, उनके लिए ये स्कीम लागू की जा रही है। चलिए, अब बात रह जाती है एफडीआई की। एफडीआई का जिक्र जब भी आता है, पता नहीं क्यों हमारे देश में हवा खड़ा हुआ जाता है, और उसका भी सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाता है कि ये पैसा कहीं रिस्क में तो नहीं जा रहा, खतरे में तो नहीं जा रहा। एफडीआई से पेंशन सेक्टर का भला होगा या नुकसान होगा, इस पर हम चलेंगे रुंगटा साहब के पास, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और उससे पहले आपको बता दें, बलात्कार मामले में न्यू पेंशन स्कीम पर हम बात कर रहे हैं। सीधे मुंबई चलते हैं रुंगटा साहब के पास। रुंगटा साहब, समय कम है, आप ये बता दें दर्शकों को कि अब जब ये इतने सारे पेंशन प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे तो जो एक आम आदमी है वो क्या बातें देखे किसी प्रोडक्ट को चूज करते हुए, क्या सोच होनी चाहिए उसके इन्वेस्टमेंट के टाइम पर? तो मेरे ख्याल से जब हम पेंशन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम सिर्फ अकेला सिस्टम नहीं होगा, दूसरे भी होंगे। लाइफ इंश्योरेंस के पेंशन प्लान्स हैं वो भी रहेंगे। विद इन द पेंशन सिस्टम इटसेल्फ कौन से असेट्स में मुझे डालना है, कौन से फंड मैनेजर के पास मेरे पैसे डालने हैं, ये डिसीजंस मुझे लेने होंगे। तो असेट्स के लिए तो एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, अगर मैं चूज नहीं करता हूं तो एक फॉर्मूला के तहत वो चूज हो जाएगा, लेकिन फंड मैनेजर तो मुझे चूज करना पड़ेगा। वो चूज नहीं करेंगे तो वो अकाउंट ही नहीं खुलेगा। और फंड मैनेजर चूज करने के लिए ऑब्वियसली आई थिंक एक पास्ट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू बेंचमार्क, और वहां पे तो 6 ऑलरेडी हैं और शायद और लोगों को भी पीएफआरडीए स्वीकृति दे जी। तो मेरे पास 8, 9, 10 फंड मैनेजर्स की चॉइस होगी। उसमें मैं डिपेंडिंग मैंने कौन सा असेट क्लास चुना है, अगर मैंने इक्विटी चुना है तो मैं देखूंगा कि इक्विटी में परफॉर्मेंस कौन से फंड मैनेजर का अच्छा रहा है और उसको मैं रुंगटा साहब, समय बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके बाद चाहता हूं आपके बात पे बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा आपका, सूरी साहब का, गुप्ता साहब का, आप लोग स्टूडियो में आए और ये न्यू पेंशन स्कीम क्या है ये दर्शकों को आपने समझाई। उम्मीद करते हैं कि जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा, अमल में आ जाएगा, तो इसका पूरा लाभ जो सरकार की नीयत है आपको भी मिलेगा और सरकार को भी।